नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लाइव सेशन की जो मुख्य विशेषता है कि ये लाइव सेशन कार्यक्रम पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। चूँकि इसके पहले जब मैंने आईएएस की तिथि घोषित हुई थी कि प्रारंभिक परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग 4 अक्टूबर को आयोजित करेगा, तो मैंने उसी के संदर्भ में जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो इस लॉकडाउन सिचुएशन में और अपने से क्या करें और कैसे करें, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के उस पर एक विधिवत बातचीत हुई। लेकिन आज की जो लाइव सेशन रखने के पीछे मकसद है, पहली बात ये कि कुछ लोगों का जब एक संदेश आया कि सर यूपीएससी की तरह यूपीपीसीएस की भी तिथि प्रारंभिक परीक्षा की घोषित कर दी गई है और 11 अक्टूबर को ये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, तो हम यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, आप उनके लिए किसी विशेष परिचर्चा की बात नहीं कर रहे हैं और परिचर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों की एक पीड़ा जो थी वो ये थी कि आपने उसमें ये भी लिख दिया कि सर आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि आपकी उपेक्षा का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। और इस प्रयास में मेरा ये पूरा एक दृष्टिकोण काम करता है कि जो मुझसे पढ़े हुए छात्र हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं, चाहे वो किसी माध्यम से जुड़े हों, किसी शहर से हों, वो कैसे अपने तैयारी में जो कुछ भी मुझसे लाभ हो सकता है या जो कुछ भी वो प्राप्त कर सकते हैं, वो मुझसे बहुत आसानी से प्राप्त करें, जिससे कि उनका लक्ष्य जो भी उन्होंने तय कर रखा है वो आसानी से उनका प्राप्त हो और उनके इस मकसद के पूरा होने से हमारा भी हेतु, हमारा भी जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो मैं अगर आज अपने उस मुख्य विषय पर आपको धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास करूं, तो पहली बात तो ये कि 11 अक्टूबर का जो डेट है ये उसी प्रकार से एक चुनौती है जैसे संघ लोक सेवा आयोग वाले छात्र जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए चुनौती है। तो पहली बात ये कि आप बिल्कुल धैर्य और धीरज और अपने जो भी तैयारी में आपने एक विकल्प, एक रास्ता, एक पद्धति अपना रखी है, तो मेरा आपसे बहुत साफ शब्दों में कहना है कि आप उस रणनीति पर अभी भी बने रहिए, अभी भी आप अपने उस रणनीति पर काम करते रहिए। लेकिन आज मेरी जो इस परिचर्चा को करने के पीछे मकसद है वो ये है कि आप क्या सोच रहे हैं और जब परीक्षा में आप जाते हैं तो वहाँ की जो मांग होती है और आज जो आप जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं उसके बीच का जो अंतर है, जो गैप है, कई बार अब उसको आप ठीक से जब नहीं समझ पाते हैं तो जो उचित समय तैयारी में आपको प्राप्त हुआ है, वो तैयारी का उचित समय कई बार आपको लगता है कि शायद हम उसका उचित प्रबंधन नहीं कर पाए। तो आज मेरा जो मकसद है वो आपको ये बताने का है कि ये बिल्कुल अपने मस्तिष्क में आप बैठा लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग की तुलना में जरूर यूपीपीसीएस लगता है कहने में कि थोड़ा आसान होगा, क्योंकि एक केंद्रीय सेवा है और एक राज्य से जुड़ी हुई व्यवस्था है। लेकिन किसी भी परीक्षा में जो उसकी क्षमता या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो छात्र होते हैं, उनकी क्षमता के आधार पर और उसमें प्रतिस्पर्धा के दौरान आपको कितने लोगों के भीड़ में से अपनी जगह सुनिश्चित करनी है, बहुत कुछ आपकी सफलता इस बात से निर्भर होती है।
तो मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग में जितने छात्र बैठते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो उनमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको बराबर या उससे ज्यादा मिलेगी। और जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के, वो लगभग सभी यूपी पीसीएस में आपके साथ प्रतिस्पर्धी होंगे। तो मेरा आपसे बड़े साफ शब्दों में कहना है कि पहली बात यह कि आप यूपी पीसीएस के नाम पर, एक तो आप पहले से इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं, मुझे मालूम है, और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इसको उसी जज्बे के साथ, उसी अपने क्षमता के साथ, जब तक ये परीक्षा की तिथि तक आपके पास समय है, आप अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा साहस, अपनी पूरी रणनीति, अपना पूरा प्रबंधन कुछ इस तरह से लगाइए कि उस दिन तक पहुंचते पहुंचते आप इस परीक्षा को पास करने वाली जितनी भी दक्षताएं हैं आपके अंदर, वो इस तरह से विकसित हो जाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करने में अपने को सहज महसूस करें। अब बुनियादी अंतर क्या है? कई बार कई लोगों को मैं देखा हूं, जैसे छात्रों ने प्रश्न में यह पूछा कि मूल अंतर क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं कैसे मतलब इस लेवल को उस लेवल को कैसे मेंटेन रखूं। तो पहली बात यह कि जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं और यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं, तो यह जरूर है कि कुछ तो अंतर होता है। ये आप बिल्कुल, मैं नहीं कहूंगा कि दोनों परीक्षाएं बिल्कुल एक समान हैं। हाँ, यह जरूर है कि 70-75% तक जो प्रकृति है दोनों परीक्षाओं की लगभग एक हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो 25% का जो अंतर है, वो अंतर इतना भारी है कि अगर आपने उसको सावधानी पूर्वक नहीं समझा या आपने उसको सावधानी पूर्वक नहीं देखा, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो सफलता है यूपी पीसीएस में, वो कुछ खास प्रकार की दिक्कतों के कारण, कुछ खास प्रकार की तैयारी में रणनीतिक दोष के कारण रह गया। तो ये हम नहीं चाहते कि आप वो समझ परीक्षा के परिणाम आने के बाद आप असफल हो जाएं और आप सोचें कि हमको थोड़े थोड़े समय पीसीएस के नाम पर अलग से अगर हम निकाले होते तो शायद इसमें हमारी सफलता भी सुनिश्चित हो गई होती, और शायद यूपीएससी के साथ साथ आप यूपी पीसीएस के मेंस में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या बुनियादी अंतर है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। पहली बात यह कि जहां संघ लोक सेवा आयोग, अगर आप आईएएस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में तथ्यात्मक मतलब फैक्ट, किसी बात को जानने के पीछे जो उसमें छिपे हुए तथ्य हैं, उनसे जुड़ी हुई जो संकल्पनाएं हैं, वो तथ्य और जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं, जो संकल्पनाएं हैं, उनके बीच में एक बहुत सुंदर सामंजस्य बना करके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति यूपीएससी की रहती है। ये ऐसा आप प्रश्न पत्र देख करके जो अब तक आए हैं प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस के, आप उसको देख के लगा सकते हैं। उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात कर लिया है। लेकिन जब उसी रणनीति को आप आईएएस के अंतर्गत से निकाल करके पीसीएस की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो पीसीएस में कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देता है। जैसे पीसीएस के पेपर में आपकी तथ्यात्मक पकड़ पर यह परीक्षा थोड़ा ज्यादा आईएएस की तुलना में निर्भर होने लगती है। यहां पर भी कंसेप्ट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंसेप्ट को इग्नोर कर दीजिए पीसीएस के नाम पर, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह बात अपने मस्तिष्क में आप बैठाइए कि जब कभी भी आप आईएएस के तुलना में पीसीएस के प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो पीसीएस के जो मांग करने का तरीका है, जो क्वेश्चन बनाने की उसकी टेंडेंसी है, या जिस तरीके से वो अपने प्रश्न का निर्माण करता है, उसमें आपको बड़े साफ शब्दों में दिखाई देगा कि पीसीएस के क्वेश्चन में फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का दबाव ज्यादा रहता है। इसलिए मेरा आपसे एक अतिरिक्त निवेदन है कि आप जब कभी भी कोई सेक्शन पढ़िए, मैं भी बात करूंगा कि काफी हद तक जो लिनियरिटी है, काफी हद तक जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके तैयारी करने की आपकी सोच है, उसमें बहुत कुछ समानता के साथ साथ छोटी छोटी असमानताएं हैं, और वो असमानताएं किस तरह से आप समझें
और कैसे उन प्रश्नों का उत्तर निकाले, इस तरह की बात में हम लोग जाएंगे अभी। लेकिन अभी मेरा जो आपसे व्यक्तिगत तौर पर कहना है कि जब कभी भी आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या कभी भी आप बैठ करके उसके बारे में विचार मंथन करेंगे, तो कई बार आपको आईएएस की रणनीति में और पीसीएस की रणनीति में यह बुनियादी अंतर दिखेगा। अब कई छात्र ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं और इस प्रकार की छोटे से अतिरिक्त तैयारी न करने के कारण उनके अंदर योग्यता है कि वो पीसीएस भी, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चूंकि किसी भी आईएएस या पीसीएस के परीक्षा में जब तक आप अंतिम सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी भी परीक्षा का महत्व कम नहीं है। आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं आईएएस के साथ साथ, आईएएस के साथ साथ, मैं आईएएस के साथ साथ उसके रणनीतिक मुद्दे की बात कर रहा हूं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोग 2-2 बार, 3-3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिए, फाइनली वो सेलेक्ट नहीं हुए और फिर उनको बहुत बाद में जाकर के पीसीएस की तरफ रुख करना पड़ा। और उसके बीच में उनकी तैयारी ठीक ठाक थी, अगर थोड़े से बदलाव और थोड़े परिवर्तन को समझ गए होते तो आईएएस के असफलता में जो बीच में पीसीएस की सफलता की संभावना थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एसडीएम या डिप्टी एसपी या और भी जो भी उसमें पद मिलेंगे, आप उस पद को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते थे। तो कई बार आप देखेंगे, चूंकि भारत, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह का देश है, यहां पर बेरोजगारी बड़ी मात्रा में आपको जगह जगह दिखाई देगी। तो यहां पर ये बिल्कुल मैं शुभकामना देता हूं सबको कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, उसमें जितने भी लोग हैं वो सफल हों आईएएस में। लेकिन सवाल यह है कि जब आईएएस में आप नहीं सफल होंगे और दुर्भाग्य से आप पीसीएस में भी अपने रणनीतिक दोष के कारण सफल नहीं हो पाए, तो फिर उस समय आपको एहसास होगा कि शायद आपने कुछ बड़ी चूक कर दिया। तो आज जो आपके साथ परिचर्चा करने का मकसद है मेरा, कि अगर आईएएस और पीसीएस दोनों के अवसर आपके पास हैं और आप ये चाहते हैं कि दोनों परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट करें, तो आपको आज के डेट में थोड़े से पीसीएस के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और उस रणनीति में जो बुनियादी और बेसिक जो बात है वो यही है कि आप कैसे पीसीएस की परीक्षा में आईएएस की तैयारी के साथ साथ आप पीसीएस के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त अगर प्रयास कर देते हैं तो इस परीक्षा को पास करने में आपको हो सकता है कि सफलता मिल जाए। तो मेरा पहला जो आपके लिए शर्त है वो ये है कि आप जब भी आईएएस के पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल, ये दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर सामंजस्य होता है। भाषा भी आप देखेंगे कई बार बहुत बड़ी बड़ी होती है, लैंग्वेज भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब कभी भी आप पीसीएस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में तथ्यात्मक चीजों का समावेश ज्यादा किया जाता है। अब क्यों किया जाता है वो अभी आज परिचर्चा का विषय नहीं है, ठीक है, उसके पीछे भी एक तर्क है। वो क्यों बार बार आपके साथ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा प्रश्न पत्र में हिस्सा बनाते हैं, वो भी एक मुद्दा होगा, उसको भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। पर आज अभी आपको यह समझने की जरूरत है कि प्रीलिम्स अगर पीसीएस का निकालना है, और विशेष करके जिनका अभी आईएएस टारगेट नहीं है या जिनका अभी आईएएस का अटेम्प्ट नहीं रह गया है, वो केवल और केवल पीसीएस पर सेंट्रिक हैं, अगर उनका मेन फोकस पीसीएस क्वालिफाई करना है, तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपकी पढ़ाई में या आपकी तैयारी में इस बात पर बहुत बल होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों में तथ्यात्मक जो पकड़ है उसको बढ़ाइए। कंसेप्ट की जरूरत पीसीएस के पेपर में, विशेष करके प्रीलिम्स के पेपर में, आपको एक सीमा से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। बार बार आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में जिनकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है वो इसमें अच्छे स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि एक आपके मस्तिष्क में बात किसी न किसी कोने गई होगी कि हमको आईएएस की तैयारी के साथ साथ थोड़े से अगर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को विकसित कर लिया जाए, और उसमें हम कैसे करेंगे उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तैयारी में आपकी सहजता बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो आप देखेंगे बुनियादी अंतर इस परीक्षा में है
कि आपको कैसे इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए गंभीर प्रयास करना है, तो प्रश्न पत्र दोनों के एक ही हैं। प्रश्न पत्र का मतलब पहला पेपर आईएएस में भी आपका जीएससी है, जनरल स्टडी का सेक्शन है, वहां पर भी वही करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी गवर्नेंस है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और इस तरह से लेकर के जनरल साइंस के पोर्शन हैं। ये मेन जो आपके प्रीलिम्स के सेक्शन आते हैं। लेकिन अगर उस प्रश्न पत्र में संख्या बल की बात करें, तो जहां आईएएस के क्वेश्चन पेपर में आपने अनुभव किया कि वहां पर प्रश्न जीएस में 100 हैं, लेकिन वहीं अगर आप पीसीएस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पिछली बार हुआ है, उसमें जो पहला पेपर है, जो जनरल स्टडी के पेपर में जिसको आप सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र कहेंगे, उसमें क्वेश्चन की संख्या 150 हो जाती है। नंबर दोनों में 200 है, वहां पर भी 200 है, यहां पर भी 200 ही है। लेकिन यहां पर उसी 2 घंटे के अंदर जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है, जो प्रश्न पूछने में कमीशन का विचार है, वो 100 क्वेश्चन की जगह पर 150 क्वेश्चन है। अब थोड़े से आप उसके टेक्निकल पक्ष को समझिए। समय आपका घटा दिया गया। अगर प्रश्न 50 प्रश्न बढ़ गए तो एक प्रश्न को टैकल करने में जो समय लगता था, उसके तुलना में यहां पर आपके 50 प्रश्न बढ़ने से एक प्रश्न के पीछे जो समय मिल रहा था, वो समय थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन अगर तैयारी करने में सावधानी की बात करते हैं, तो यहां क्या सावधानी है? क्या यहां यह सावधानी समझी जाए कि आपको एक प्रश्न निकालने के लिए कम समय दिया जा रहा है और इसलिए आप समय के दबाव में जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहां पर यह समझिए कि जहां आईएएस के क्वेश्चन में आपके अंदर प्रश्न पूछने में 2 बातों का विशेष बल दिया गया। एक बल यह था कि आप बातों को ठीक से जानिए, बातों के बहुत व्यापक दायरे को जानिए, कुछ तथ्य को भी जानिए, कुछ कंसेप्ट को भी जानिए, भाषा में उलझाने की भी कोशिश आईएएस करता है। कई बार आप ठीक से प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं, भाषा नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए वहां गलत होता था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो प्रश्न पूछने की तकनीक है, जो प्रश्न पूछने का एक सोच है, वो यहां पर यह है कि आप बार बार देखेंगे कि प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपके मस्तिष्क में अगर नहीं आ रहा है, या आपने तैयारी करने के क्रम में बहुत छोटी छोटी बातों का संग्रह नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास समय जरूर लग रहा है कि थोड़ा सा घट गया है, लेकिन प्रश्न का आकार इतना बड़ा नहीं है कि आपको यह फील हो कि आईएएस की तुलना में यहां पर समय कम है। यहां पर आपसे मांग अपेक्षा यह की गई है कि क्या आपने जिन सेक्शंस को पढ़ा है, जिन पोर्शन को इतिहास में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे जिसमें भी आपने पढ़ा है, क्या उन बातों को पढ़ने में आपको बहुत कुछ स्मरण में या बहुत कुछ अपने पास रखने वाला जो एक स्वभाव है, वो स्वभाव आपके पास है या नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पहली जो अगर सावधानी पूर्वक अपनी बात को रखेंगे, तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में जब भी आप तैयारी करें या यूपी पीसीएस के क्रम में जब भी आप जाएं, तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहां पर प्रश्न में एक एक शब्द में आपको तथ्य के गलत और सही होने की जो आपकी खुद की आत्मविश्वास वाली सोच है, जो आपके अंदर एक भावना है, अगर वह आपकी बड़ी अच्छी है, इसका मतलब कि पीसीएस में आपकी तैयारी ठीक रास्ते पर जा रही है। समय को लेकर के आप चिंता नहीं करेंगे कि हमारा प्रश्न संख्या बढ़ गया। कई विद्यार्थियों ने लिखा है, उनका शायद कुछ इस तरह का भाव है कि यहां पर क्वेश्चन बढ़ जाता है तो क्या सर दबाव? ऐसा कोई दबाव नहीं है। दबाव सिर्फ यह है कि आपको यह बात पता है या पता नहीं है। अब सवाल है कि जब 150 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो उन प्रश्नों को अगर आप जजमेंट लेंगे कि प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं, या उन प्रश्नों के पूछने के पीछे जो प्रश्न बनाने वाला है उसके मनसे को अगर आप उसके अंदर छिपी हुई भावना को समझने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी अद्भुत सी एक बात निकल करके आएगी। अद्भुत बात यह निकल के आएगी कि पीसीएस में जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो कई बार आपको लगेगा जैसे रिपीट हो रहे हैं।
पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र आप उठा लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पीसीएस में कि जिनके यहां तक कि फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन तक में कोई बदलाव नहीं है, हुबहू वही प्रश्न उठा करके आपसे पूछ दिया गया है। इसलिए मैं बार बार एक सजेशन देता हूं, खास करके पीसीएस के विद्यार्थी के लिए, आईएएस के लिए नहीं। ये एक आध बार हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात आईएएस में कतई लागू नहीं होती है। लेकिन पीसीएस के प्रश्न पत्र में अगर आप देखेंगे तो यह बातें आपको बहुत बड़ी संख्या में हर साल दिखाई देंगी। वो ये कि अगर पिछले 10 साल के आईएएस के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पिछले 10 साल के पीसीएस के आईएएस के दोनों प्रश्न पत्र उठा करके, और इसके पहले जब ये यूपी पीसीएस का सिलेबस 2019 से पहले बिल्कुल अलग तरीके का था, जीएस का एक पेपर आप देखेंगे मेंस में वो ऑब्जेक्टिव भी होता था। तो अगर आप पीसीएस के परीक्षा में प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम 10 साल आईएएस के क्वेश्चन पेपर पीटी वाले और 10 साल पीसीएस के क्वेश्चन पीटी वाले, इन पर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और वो प्रैक्टिस भी कैसा, ये नहीं उपन्यास की तरह पढ़ा और हाँ ये सही था वो गलत है, नहीं। आप बहुत सारे देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर में व्याख्या भी दिया है, व्याख्या में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अतिरिक्त भी हैं। आप उन अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करिए, एक कॉपी बनाइए, उनको नोट कर, जो आपको पता है जिसमें कोई डाउट नहीं उसको छोड़ते जाइए, लेकिन जो नई बात आपको लगे, खास करके जैसे करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी के क्वेश्चन है, और भी जो लेटेस्ट वर्जन की बातें हैं जो एक तरह से चेंज होते रहते हैं, आप उनको निकाल बाहर कर दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। लेकिन बाकी जो पोर्शन है जिसमें आपको लग रहा है, जिसको कि आप बार बार कहते हैं कि यह एक ट्रेडिशनल सेक्शन है जिसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है, तो यहां पर आपको एक बहुत बड़ी मदद आपके पिछले 10 साल के इन क्वेश्चंस पेपर को हल करने से मिलेगा, और उन प्रश्न पत्रों को हल करने से एक स्पष्ट अनुभव निकल के आएगा कि हमारी जो तैयारी है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया जो प्रश्न बनाने की है, कई बार तो हुबहू प्रश्नों को पूछ करके वो इस बात को एहसास कराएंगे आपको कि देखिए ये प्रश्न पहले 2 साल पहले 3 साल पहले पूछा गया था, हमने हुबहू उठा करके वही आपसे पूछ लिया। तो एक तो आपके पास रणनीति के तौर पर यह हो गया कि तथ्यात्मक आपकी थोड़ी पकड़ अच्छी हो जाए, कंसेप्चुअल पकड़ जैसा है वैसा बनाए रखते हुए। दूसरा जो आपको इसमें विशेष बात ध्यान रखना है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर छांटिए, जहां जहां के हैं सबको छांटिए, और उनमें से जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि अपरिचित है, आप नहीं जानते हैं, चाहे व्याख्या से रिलेटेड हो चाहे प्रश्न से रिलेटेड हो, आप उनका एक रजिस्टर बनाना शुरू कर दीजिए ताकि पीसीएस के पहले तक वो आपकी पूरी की पूरी एक ग्रिप बन जाए उस पर। ये अगर आप अच्छे से कार्य कर लेते हैं तो इसका मतलब एक अच्छी स्थिति में आप चले जाएंगे। दूसरा यहां पर जो नेचर देखेंगे क्वेश्चन का, जो सिलेबस लिखा हुआ है, अगर आईएएस के मैं एक स्पेसिफिक सेक्शन उठा लेता हूं जैसे इतिहास है, अगर आप हिस्ट्री के शब्द देखेंगे तो हिस्ट्री में आईएएस में जो शब्द लिखा है और यूपी पीसीएस में जो हिस्ट्री में शब्द लिखे गए हैं, आप उनके अंतर से समझ जाएंगे कि प्रश्न पूछने में वो क्या सोच रहे होंगे या क्या सोच करके प्रश्न का निर्माण करेंगे। यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट शब्द का प्रयोग कर लिया और इससे आपके पूरे के पूरे सिलेबस का निर्माण हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम पीसीएस की बात करते हैं तो उन्होंने साफ शब्दों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल शब्द का प्रयोग किया है। और हमने शायद आपको एक वीडियो के अंतर्गत यह बताया था कि प्रश्न में जो एक मांग है आईएएस वाले में, उसमें बहुत कुछ क्लासिकल पार्ट है, बहुत कुछ आपके ऐसे पोर्शन से प्रश्न पूछे गए हैं जो कला और संस्कृति के सेक्शन से आते हैं, जिसमें आपका साहित्य में किस तरह की प्रगति है, स्थापत्य में क्या प्रगति है, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके प्रगति को आपसे पूछा गया है। लेकिन जब आप पीसीएस के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की बनावट और भाषा को अगर तीनों को एक साथ निकाल करके देखेंगे तो यहां पर प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक ऐसा अंतर दिखाई देगा कि अगर इसकी समझ फिर आज अगर अब से आप ध्यान देकर के नहीं तैयारी करेंगे
तो आप पाएंगे कि फिर आपसे एक बड़ी गलती होने जा रही है। पहली जो यहां पर सावधानी आपको मेरा निवेदनपूर्ण आग्रह जो आपसे है वो ये है कि प्राचीन भारत आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पाषाण काल पर आपकी पकड़ हो जाए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ठीक है, उसके बाद 600 BC धार्मिक क्रांति, 16 महाजनपद, ठीक, फिर इसके बाद हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये सब लेते हुए आपको एक एक पोर्शन बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाई करना है जैसे कि आप अपने, विशेष करके जो इलाहाबाद के लोग हैं, जिस तरह से वो पढ़ते हैं। आपको इतिहास में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, या जो प्रश्न पूछने की उनकी प्रकृति है, वो लगभग उसी प्रकार की है जैसे आप इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। जो इलाहाबाद से बच्चे दिल्ली आए हुए हैं, कई बार वो दिल्ली में आकर के भटक जाते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, बहुत सारे विचार नए नए उनको शामिल हो जाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। नहीं, ये जो आपके अंदर जो विचार है, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो पद्धति आपने अपने मस्तिष्क में किसी भी कोने में बैठाया है कि हमारी जो एक पढ़ने की तरीके जो आपने विकसित कर रखा है कि एक एक टॉपिक पर एवरेज से ज्यादा, मैं ये तो नहीं कहूंगा ऑप्शनल के लेवल पर, लेकिन एवरेज से थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करनी है। अगर मेहनत से ज्यादा मेहनत अगर आप कर रहे हैं और अगर आप औसत स्थिति से बेहतर स्थिति में आप अपने को ले गए, तो निश्चित तौर पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें आप देखेंगे एक बिल्कुल बढ़ता हुआ फ्लो है। जैसे मध्यकालीन भारत है, अब मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है तो उठा लीजिए सीधा सीधा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बाद फिर मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बाद फिर जो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी जो वंश है, ये पांचों वंश। गुलाम वंश जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, गुलाम वंश में एक एक शासक का नाम आपको, जो भी उनके बारे में विशिष्ट बातें हैं, जैसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, इस तरह से नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, कैमुअर्स सॉरी, इस तरह से जितने भी आपके शासकों के नाम आपके सामने हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, आप पीसीएस में आप बहुत सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते, हाँ मैं फिर आपको सलाह दे रहा हूं कि जैसे आप सल्तनत काल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा आसान होगा इसमें कैटेगराइज करना एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए आप मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और आप सल्तनत काल उठाए, तो सल्तनत काल में अधिकांश संभावना है कि आपका ज्यादा प्रश्न बलबन पर हो, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी पर हो, इसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक पर हो, फिरोज शाह तुगलक पर हो, और थोड़ा सा आप मध्यकाल में मुगल काल में चले आइए तो मुगल काल में आप देखेंगे कि आपको अकबर, औरंगजेब और स्थापत्य की दृष्टि से शाहजहां, अगर इतने को अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं, तो मध्यकालीन भारत में इन पोर्शन पर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आईएएस में तो यही पैटर्न है, लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी सारी बातें घूमती हैं। लेकिन पीसीएस में तैयारी करने के क्रम में आप देखेंगे कि बिल्कुल एक अलग तरीके की दुनिया है। वहां पर कई बार ऐसे शासकों का नाम, ऐसे शासकों के बारे में पूछ देगा, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा करके आपसे प्रश्न का हिस्सा बना देगा जिनसे बिल्कुल आप अभी परिचित नहीं हैं। तो आप पीसीएस की तैयारी करने के दौरान प्रयास करिए कि ज्यादा नहीं, लेकिन जो अनभिज्ञ हैं, जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी है, आप कृपया उनको भी अपने तैयारी में या अपने नोट्स में या अपने अध्ययन के दौरान उनको हिस्सा बनाइए। आप कोई जिद में आकर के, आवेश में आकर के कह दे कि नहीं नहीं ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये सब पीसीएस में क्वेश्चन बनाने वाले जो लोग हैं उनका एक संकल्प है, एक विचार है उनके मन में कि वो ऐसे ऐसे प्रश्न खोज करके ले आते हैं। अब आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि गांधी जी मरे थे और गांधी जी के मरने के बाद
सबसे पहले कांधा किसने लगाया। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको बाद में कोर्ट में चुनौती दी जाती है और प्रश्न ही गलत साबित होता है। तो ऐसे प्रश्न गलत जो साबित होते हैं, लेकिन इसका सीधा संकेत आपके लिए है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत वंडर टाइप के हैं, जो अद्भुत आपको पढ़ने के दौरान थोड़े से अलग थलग दिखाई देते हैं। आप इन प्रश्नों के तैयारी को भी अपने कहीं ना कहीं नोट्स बनाने में आप सावधानी से इस पर ध्यान देंगे तो ये भी आपके तैयारी का एक अहम हिस्सा हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ी और सावधानी की बात करूं, थोड़े और विशेषताओं की बात करूं, तो जब कभी भी आप पीसीएस के प्रीलिम्स में जाते हैं या पीसीएस की तैयारी में आप फोकस करते हैं, तो ये बात आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना होगा कि पीसीएस में यह भी तय नहीं है कि संख्या बल प्रश्न की क्या है। संख्या बल मतलब अब जैसे आईएएस में आप देखते हैं 100 में 50, 52, 53, 50 तो नहीं कह सकते, 53 से 55, 56, 57, 60 तक आपके सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश है। लेकिन जब आप कभी पीसीएस के पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि पीसीएस के क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है उसमें यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है तत्काल में कि कितना क्वेश्चन का कट ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह तय कर पाना मुश्किल है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सही करने वाले लोगों का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा है। परसेंटेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें एक 21 साल से लेकर के और लगभग 40 साल की उम्र तक जितने लोग हैं सबको इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी करने में इतने अधिक अध्ययन में निपुण हो चुके हैं, इतना उनका स्तर बड़ा हो चुका है कि अब उनके लिए बहुत कुछ अनभिज्ञ नहीं है। यह अलग बात है कि बहुत सारे लोग पीटी में ही महारत हासिल किए हुए हैं, उनसे पूछेंगे तो 8 पीटी, 10 पीटी, 12 पीटी, उसके बाद फिर मेंस की लड़ाई उनकी बड़ी जटिल थी, या मेंस अगर कहीं हो गया होता तो इतने लंबे समय तक पीटी देने की जरूरत क्या पड़ती। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के दौरान अगर आप ये मानते हैं कि नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं है तो इतना तो तय है, भले उनका मेंस ना निकले लेकिन आपका पीटी नहीं निकलने देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह प्रयास करना है कि माइनस मार्किंग इसमें भी है। आपका एक प्रश्न गलत होगा, 1/3 नंबर माइनस होगा, यह तय है। अगर आप 3 प्रश्न लगातार गलत करेंगे तो आपका एक सही प्रश्न गलत मान लिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप माइनस मार्किंग को नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन यह भी प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप सही करिए, क्योंकि एक लंबा स्लैब है, अटेम्प्ट का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी बार 21 से लेकर के लास्ट सीमा तक जितनी बार वो परीक्षा देना चाहें उतनी बार उनको परीक्षा में पार्टिसिपेट करने की अनुमति है। इस दृष्टि से यह परीक्षा थोड़ी सी कई अवस्थाओं में आपको जटिल दिखाई देगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न पत्र आप पिछले 10 साल का देखेंगे तो चूंकि पुराने पैटर्न से परीक्षाएं पहले हुई हैं, जो नए पैटर्न पर परीक्षा है वो पिछला जैसे 2019 का जो पीसीएस का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसके भी बहुत सारे प्रश्न आईएएस के स्टैंडर्ड के बने हुए हैं, लेकिन नेचर वहां पर भी यही है क्वेश्चन का। अगर आप देखे होंगे तो वहां पर भी आपके कहीं ना कहीं अध्ययन में गहराई से ज्यादा, जैसे अगर हम शब्द प्रयोग कर लें तो गुणात्मकता और मात्रात्मकता, तो वहां पर मात्रात्मकता का बोध ज्यादा उपयोगी है कि आप कितना ज्यादा पढ़े हुए हैं, कितनी ज्यादा आपकी समझ है किसी बात को ज्यादा से ज्यादा तथ्यात्मक तरीके से उसको संग्रह करने की। तो आप इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे। जहां तक रही बात जो 11 अक्टूबर तक की आपकी रणनीति है, उस रणनीति में जो विशेष तरीका आपको अपनाना है, जो एडॉप्ट करना है, मेरा वैसे निजी मत आपके लिए यही है कि अगर आप आईएएस दे रहे हैं तो पीसीएस साथ में फिर उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ लेने की आवश्यकता अतिरिक्त नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग केवल और केवल पीसीएस पर अपनी क्षमता लगा रहे हैं वो कृपया पीसीएस की दृष्टि से नोट्स बनाना, कुछ
ऐसे ऐसे क्वेश्चन इकट्ठा कर लेना जो पिछले 10 साल में आए हैं, जिनको कई बार तो जब पहली बार आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर टीचर को भी नहीं मालूम होता है। ये अलग बात है कि लोग दावा कर देते हैं कि नहीं ये पता है, जबकि सच्चाई ये होती है कि तत्काल टीचर भी नहीं जान रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी जो भी प्रश्न आए हुए हैं जिसका उत्तर आपको और कहीं से मालूम नहीं है, उन प्रश्नों के भी जो भी बनावट है उसकी बड़ी अच्छी पकड़, बड़ी अच्छी समझ को विकसित करना आपके नोट्स में, आपकी कॉपी में, यह आपकी तैयारी का एक हिस्सा होना चाहिए। अब जहां तक रही बात, ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पेपर की बनावट में जो करंट अफेयर्स है, अब सेम प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा है करंट अफेयर्स इसमें भी कहां से कहां तक आएगा। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि परीक्षा जो व्यक्ति आपकी लेगा उसके ऊपर करंट अफेयर्स को लेकर के कोई निश्चित पैरामीटर नहीं दिया जाता है कि कोई ये कह दे कि हमको यहां से यहां तक की चीजें हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज एक ये विचार आपको अपने मन में लेके चलना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, विशेषकर करंट अफेयर्स की दृष्टि से अगर इस तैयारी को देखें तो प्रयास करिए कि कम से कम 1 साल का लेखा जोखा आपके पास रहे। कम से कम हो सके तो इसके पहले जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है और उसके बाद जो कुछ भी परीक्षाएं और विशेषकर जो नई नई घटनाएं हो रही हैं, आप उनका एक सरसरी समझ, आप व्यापक नहीं जा सकते, बड़ी गहराई से आप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे सेक्शन को आपको तैयार करना है, तो आप सभी सेक्शन पर उतनी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो जरूर आप इतना प्रयास कर लीजिए कि जो बड़ी घटनाएं हैं जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब जिसको अधिकांश लोग सही करेंगे, वो आपसे कम से कम गलत ना हो। क्योंकि जिन छात्रों के मन में यह बात बैठ गई है कि करंट अफेयर्स में ऐसी ऐसी बातें पूछेगा, हम कहां तक तैयार करें। मैं बार बार कहता हूं, इतिहास के संदर्भ में भी कहता हूं कि ऐसे प्रश्न से आपकी सफलता पर बहुत कम असर पड़ता है जो दुर्लभ प्रकार के प्रश्न है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि वो लगभग सबको पता नहीं है। सभी लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जो रिस्क लेंगे, और जो अच्छे से नहीं जानता है वो जानता है कि हम अगर प्रश्न को गलत करेंगे तो हमारा 1/3 नंबर कटेगा। तो ये एक डर सबके अंदर है। लेकिन ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत सारे लोगों को पता है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब है कि अगर वो प्रश्न आपसे गलत हो रहा है तो आप एक बहुत बड़े भीड़ के साथ इस तैयारी में, जब कट ऑफ की लिस्ट बनेगी, जब कट ऑफ के माध्यम से आपके स्थिति को घोषित किया जाएगा, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए तैयारी के दौरान 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक, हम बड़ी घटनाएं जो भी हैं वो बिल्कुल नजरअंदाज ना हों, और अगर समय मिले तो थोड़े से और डेप्थ में जाकर के छोटी छोटी बातों का भी संग्रह कर लें, क्योंकि प्रश्न के दृष्टि से किस सेक्शन को कितना महत्व कौन देगा यह तय करना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि जो बहुत डेप्थ में बातें हैं उनके तक पहुंचने वालों का परसेंटेज कम होता है। जो मोटी बातें हैं उनकी समझ अधिकांश लोगों की होती है। तो कम से कम औसत दर्जे तक हमारी तैयारी बनी रहे और हम उसके नीचे न चले जाएं, इस बात का अगर आपको एहतियात बरतना है तो आप कम से कम करंट अफेयर्स में एक जो समय दिया गया है, जो बताया गया है आपको, उतने समय में बड़ी घटनाओं को और साथ में थोड़ी थोड़ी छोटी घटनाओं का भी आप संग्रह करिए। और करंट अफेयर्स को लेकर के ये नहीं कि आप फला ने गाइड कर दिया, फला ने गाइड कर दिया। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, ठीक, जब तक आप स्वयं इस दिशा में काम नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं ये प्रयास नहीं करेंगे कि जो प्रश्न आए हुए हैं वो देख करके आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स में कहां कहां कौन कौन सी बातें हो रही हैं। आपके पास मैगजीन है, आज के डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल्स पर उपलब्ध है, बहुत सारे आपके पास भारत सरकार के बनी हुई व्यवस्थाएं हैं जहां पर जैसे PIB है, ये तमाम ऐसे साइट्स हैं जहां से आप
गवर्नमेंट की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का संग्रह कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचने लगे कि रोज कुछ न कुछ घटनाएं जो घटती हैं हम उस पर नियम से 1 घंटा भी समय देंगे और हम उसके बारे में एक ठीक ठाक अनुमान लगाकर उसका संग्रह कर लेंगे, उसको रख लेंगे, तो आप विश्वास करिए कि आपके रोज 1 घंटा देने से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए हां, इतना कर लेते हैं, फिर कोई आपको गाइड कर दे तो आपको लगेगा कि हां, ये मेरी चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई कोर्स चलेगा और कोई आपको गाइड कर देगा और आप उस कोर्स के माध्यम से करंट अफेयर्स के विद्वान हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की विद्वता के चक्कर में अगर आप रहे तो पता नहीं आपको कितने साल तक इस तैयारी में भटकना पड़ेगा और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं वही टीचर भी पढ़ रहा है। जिन सोर्स को आप उठा करके, जिन न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हैं वही पेपर उनके पास में भी है। तो आप सेकेंडरी स्टेटस तक क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको उठा करके और आप एक रजिस्टर बना करके उन सूचनाओं का, उसमें कौन सी नई बात है? ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जो आप समझने का प्रयास करें और आप नहीं समझ सकते हैं। हां, उसके बाद भी अगर आपका प्रयास लगता है कि आपने बहुत कठिन प्रयास किया और आपका काम नहीं बना, तब आप जाकर किसी विशेषज्ञ की राय लीजिए, वो आपको फायदा करेगा। नहीं तो बाद में आप जिस विशेषज्ञ से मदद लेंगे आप उसको भी अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे कि आपने हमको पढ़ाया और हमारा सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए, और यह भावना आपके अंदर विकसित होगी कि फिर इस तरह की मदद का कोई लाभ नहीं होता है। तो गलती आपके साइड से पहले है कि आप खुद उन सूचनाओं के पकड़ने वाली जो प्रवृत्ति आपके अंदर है उसको पहले आप ज्यादा से ज्यादा विकसित करिए। तो हमारा आपसे यह कहना है कि पहला जो सेक्शन आपका करंट अफेयर्स है आप उसकी पूरी ग्रिपिंग करिए। उस पीसीएस में जब आप करंट अफेयर्स की ग्रिपिंग की बात करते हैं तो आपको पीसीएस पर बहुत ज्यादा अगर आपको मास्टरी करनी है, आपको लगता है पीसीएस निकालना बहुत हमारे लिए एक अनुकूल स्थिति तक ले जाना है इस तैयारी को, तो आपको सबसे पहले इस करंट अफेयर्स में जो नेशनल घटनाएं हैं, जो इंटरनेशनल घटनाएं हैं, उनके साथ साथ आपको अपने उत्तर प्रदेश के बारे में भी स्पेशल तौर पर जानकारी होनी चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश के बारे में घटनाएं कौन सी होंगी, उत्तर प्रदेश की कौन सी सूचनाएं हैं जिनका आपका संग्रह करना होगा। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आता है। आप देखेंगे बजट के बारे में, उत्तर प्रदेश का बजट की व्यवस्था क्या है, केंद्र के राज्य के बजट से क्या लेना देना है। उत्तर प्रदेश में कोई बात, कोई सरकार के अपने कानून है, सरकार ने कोई अपनी व्यवस्था बनाई, जो भी राज्य स्तर पर जो भी सरकार ने अपने निजी प्रयास किए हैं, अगर उन प्रयासों को आप घटनाक्रम के आधार पर क्रमबद्धता से अगर संग्रह करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी प्रश्न के रूप में पीसीएस के तौर पर पूछा गया है वो सब कुछ आपके उसी तैयारी के हिस्से से निकल करके प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा और आप उसके उत्तर निकालने में सहज होंगे। अधिकांश करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, या तो वो स्टेट को इग्नोर कर देते हैं इसलिए उनका करंट अफेयर्स कमजोर होता है, या फिर वो इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश पढ़ते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि केवल अकेले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है। तो हर घटना का इंटरनेशनल भी आपको समझना है, नेशनल भी आपको समझना है, स्टेट के बारे में भी आपको डेप्थ में जाना है, और ये सारी प्रक्रिया आपको आवेश में आकर के नहीं कि 1 हफ्ते में 15 दिन में कोई कैप्सूल पकड़ा दिया और आप कैप्सूल खा लिए और आपको करंट अफेयर्स का विद्वान हो गए। ये स्थिति कम से कम सिविल की तैयारी में तो नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं। तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा अपने स्वयं से इन क्रियाओं के लिए समय निकाल करके देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि पीसीएस पे आप जाएं। तो पहला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन आपका इंडियन हिस्ट्री है, जिसकी चर्चा मैंने अभी कर दिया आपको कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे सेक्शन मिलाकर के आपके प्रश्न बनेंगे। हाँ, यहां ये बात सत्य है कि ज्यादा प्रश्न आपका आधुनिक भारत से आएगा, और ये बात बड़ी कॉमन है, ये सब जगह समान रूप से लागू होता है। सेकंड जो पोर्शन होगा वो प्राचीन भारत होगा। प्राचीन भारत में भी हम किसी दिन इतिहास को लेकर के पीसीएस पर आपके लिए अलग से परिचर्चा आयोजित कर देंगे कि आपको हिस्ट्री में पीसीएस को लेकर के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कि अगर आप फोकस करें तो आपका पीसीएस का काम हो जाएगा। लेकिन आज यह ध्यान रखना है कि आपको प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों पोर्शन पढ़ना है
आधुनिक पर फोकस ज्यादा करना है। अगर समय का अभाव है, बार बार रिवाइज करना है, तो आप आधुनिक को ज्यादा करिए, फिर प्राचीन और फिर मध्यकाल। लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसको चेंज कर देगा तो भी आप कोर्ट नहीं जाएंगे कि नहीं साहब हम तो मुकदमा कर देंगे, आपने ऐसा नहीं वैसा कर दिया। ये सब इस तरह की चीजें नहीं है। अब तीसरा जो पोर्शन है वो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अब आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे और ज्योग्राफी के तैयारी से आप जुड़े होंगे तो ज्योग्राफी के बारे में भी आपको ये सब चीजें आपको इकट्ठी करनी है। उसी तरह से सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये आपका एक पोर्शन है जो साधारण शब्दों में हम लोग कहते हैं इकोनॉमी है, लेकिन यूपीपीसीएस का लैंग्वेज ये है। इसी तरह से इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी है, जिसको आप संविधान से जोड़ करके देखते हैं, आपको यहां से कुछ प्रश्न होंगे। और इसके बाद इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से भी आपके प्रश्न हैं, आप इस पर भी ध्यान देंगे। और लास्ट जो पोर्शन आपका है वो है जनरल साइंस का। तो ये हो गए आपके जीएस के प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले एक एक खंड। तो मेरा आपसे कहना है कि आप इन खंड के प्रश्न के आधार पर कहां पर आपकी कितनी तैयारी ठीक चल रही है और कौन से पोर्शन की तैयारी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, आप कृपया उन सभी पर ईमानदारी से ध्यान दीजिए, फोकस करिए। पीसीएस के डिमांड का नेचर मैं समझा चुका आपको, कैसे कैसे करना है। अब एक पेपर और आपका होगा जिसको आप सीसेट का पेपर कहते हैं या जीएस सेकंड पेपर कहते हैं, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। ये द्वितीय प्रश्न पत्र में यहां पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही प्रश्न पत्र आईएएस में 80 क्वेश्चन का होता है, यहां पर आपका वो प्रश्न 100 का होगा। आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा इंग्लिश भी आपको इसमें आना चाहिए। बाकी सारे सेक्शन वही है, कंप्रीहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल है, जनरल मेंटल एबिलिटी है। ये सभी सेक्शन मिलाकर के आपके ये पेपर तैयार होते हैं, बनते हैं। और यहां पर भी यह पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पेपर को आपको कम से कम 33% क्वालिफाई करना है। अगर आप इस पर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे और इसको क्वालिफाई कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट पेपर में अगर फोकस कर देते हैं निकालने के लिए, अगर आप सफल हो जाते हैं जो कट ऑफ बनेगा उस तक पहुंचने में, तो निश्चित तौर पर आपका ये प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा। और ये काम मैं फिर कह रहा हूं कि कोई ये विचार लेकर के ना चले कि 1 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में होने वाला है। आपको अब लगातार, चूंकि 2 पीटी एक साथ आपके साथ चल रहा है और दोनों के स्वभाव में कुछ मूलभूत अंतर भी दिखाई दे रहा है, तो अब आप मेंस का चक्कर तो पूरी तरह छोड़ दीजिए। उनको मेंस पर काम करने दीजिए जिनका या तो पहले से बड़ी अच्छी पकड़ है या जिनके लिए पीटी अब कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की उम्मीद करके बैठे हैं या उनको लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा में हमको सफल होना है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए कम से कम थोड़ा सा प्रारंभिक परीक्षा की मानसिकता पर पूरी तरह से एक तैयारी की रणनीति लेकर अपने संपूर्ण क्षमता को लगाना होगा। अभी इसी में एक प्रश्न है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित, बिल्कुल है। आप कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, आईएएस में भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, पीसीएस में तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, आप प्रयास करिए कि उन प्रश्नों को भी आप अधिक से अधिक हल करें। तो आप कुछ इस तरह से लेकर के चलिए, जिनका केवल पीसीएस है वो पूरी अपनी ताकत झोंक दे, जिनका आईएएस के साथ पीसीएस है वो ये ऐसे बैलेंस पर काम करे कि आईएएस के पैटर्न वाले क्वेश्चन भी निकल जाए और पीसीएस वाले डिमांड को भी वो पूरा करने में सक्षम हो। तो आज जो मेरा बताने का पूरा मोटिव था, प्रश्न बहुत सारे हैं आपके, लेकिन समय नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब अगला कोई परिचर्चा होगा तो आपके मैं प्रश्नों को शामिल करूंगा। प्रश्न भी आपके बड़े सुंदर और बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में होते हैं और कई बार उन प्रश्नों को पढ़ के तो मुझे लगता है कि शायद मैं वहां तक नहीं सोच पाता हूं जितना आप प्रश्नों में लिख करके भेज देते हैं। तो आज प्रश्नों को हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रश्नों के संदर्भ में और उस दिशा में बात करेंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। और फेसबुक लाइव की अपनी एक लिमिटेशन होती है उसको देखने की और समझने की। तो मैं आज आप लोगों के साथ
परिचर्चा को विराम देता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। नमस्कार।